चलो ठीक है, तो फिर अब शुरुआत करते हैं हम अगली क्लास की। ठीक है, तो यदि आपको याद होगा, हमने जो आपकी पिछली क्लास है उसमें हमने आपको दो सवाल बता दिए हैं, दो क्या तीन बता दिए गए थे। एक तो होता जिसमें हमने 1 न्यूटन को किसमें बदला था, डाइन में, और एक क्या था, 1 जूल को अर्ग में। और एक वो सवाल है जो हमने आपको करवाया है कि जिसमें आपको जी का मान दिया गया था 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद है, और उसको आपने किस में बदला है, किलोमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, अब एक अगला सवाल है इसी क्रम में। देखिए सवाल है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। सवाल है आपके पास में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डाइन, और आगे है इसमें जो लिखा हुआ है, इसे एसआई पद्धति में बदलिए। ठीक है, देखिए ये सवाल उसी क्रम का है आपके पास में, और बस सवाल में क्या परिवर्तन देख रहे होंगे आप कि इस बार आपके पास में मान जो दे रहा है वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, है ना। ये थोड़ा सा जो भी आपने 2-3 सवाल किए हैं उससे हल्का सा टफ सवाल है, मामूली सा थोड़ा सा आगे, बाकी सेम है तरीका वही। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो इस सवाल को करने का भी तरीका सेम टू सेम वही है, अगर आप लोग ध्यान से इसको सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8, कितना है, -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर है। इसे एसआई पद्धति में बदलना है। एसआई एक प्रकार से याद रखिएगा MKS होती है। ठीक है, एसआई वैसे तो होती है इंटरनेशनल पर, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो एसआई पद्धति होती है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो MKS पद्धति ही होती है। ठीक है, एसआई और MKS में कुछ परिवर्तन नहीं होता, बस ये है कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि भाई कहीं पर जहाँ पर MKS लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक वैसे इंटरनेशनल तो न्यूटन हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो क्या है MKS में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बस थोड़े से होते हैं, नहीं तो अधिकांश क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, ऐसा ही हो रहा है MKS। ठीक है, तो इस सवाल को करने का भी सेम तरीका वही है। ठीक है, जो आपको बताया गया है, ध्यान दीजिए, मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे। पहले सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे बताओ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, नियतांक G इक्वल टू, ये क्या होता है, कैपिटल G होता है। आपने कभी इससे पहले इसके बारे में क्या ना पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है, कैपिटल G के बारे में पढ़ा होगा, आपको याद नहीं आ रहा, कक्षा 9 में था आपके पास में, जहां पर आपको छोटी जी और बड़ी जी में भी संबंध था। यदि आपको अच्छे से याद होगा तो वहां पर आपको छोटी जी और बड़ी जी के बीच में संबंध भी करवाया जाता है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वहां पर है। और मान कितना है इसका, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और आगे क्या लिखा, नहीं -8, क्या लिखा, असल में मैं -11 बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अधिकांश जो आपके पास में यूज करने के लिए उसमें -11 ही होता है। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। आप देख रहे हो इसका मात्रक ना थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ, क्योंकि ये CGS पद्धति में लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ है, CGS में, और आपको इसमें किसको में बदलना है, आपको इसको ऐसा ही बोले तो MKS में। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम सवाल करते हैं, जो आपको दिया पहले क्या लिखते हैं, उसकी G की क्या लिखेंगे, विमा। तो बताओ G की विमा क्या होती है, यदि आपके याद है तो, है, नहीं याद नहीं है आपको, कैपिटल G की बतानी है। ये इसमें मतलब सार्वत्रिक, देखो इसका नाम देखो पहले क्या है, इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इसकी विमा अलग होगी। ध्यान से देखिए क्या विमा है, ये त्वरण नहीं है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। देखो कहीं ना कहीं ये लिखा होगा m⁻⁻1
L की पावर 3 और T की पावर -2 है, ये तो है ना। ये किसकी विमा है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, ठीक है ना। क्या विमा है? M की -1 है और L की कितनी है? 3 है और T की कितनी है? -2 है। क्लियर है। अब फिर बताओ, जब हम इसको हल करते हैं तो इधर क्या लिखते हैं हम? पहली, पक्का ना, और इधर क्या लिखेंगे हम? दूसरी पद्धति। सही है, ऐसे तो करते हैं ना हम। इसमें लाइटिंग जल रही है, इसमें ठीक है। ये क्या है? दूसरी पद्धति, ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? N1, और इधर क्या लिखते हैं हम? N2। सही बात है। N1 क्या होता है हमारे पास में? जो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? 6.67 इंटू 10⁻⁸ और इसका मान हमें नहीं पता है, निकालना है, ठीक है ना। अब आगे बताओ, M1 की वैल्यू, क्योंकि M है ना, इसमें M है ना, तो चलो अब बताओ। ये CGS है, एक मिनट यहाँ पे लिख भी दो कि ये कौन सी पद्धति है? CGS। और ये दूसरी कौन सी है जिसमें बदलना है? MKS। या करके क्या लिख देना यहाँ पर? SI, क्योंकि इसने SI बोला ना, तो साथ में SI भी लिख देना है, ठीक है। तो इसका मान कितना है? M1 का वैल्यू बोलो क्या होगा यहाँ पे? नहीं, ग्राम, क्योंकि ये क्या है? द्रव्यमान है ना। तो क्या मान होगा इसका? ग्राम, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा M के बराबर? बोलो, किलोग्राम। क्या मान होगा? किलोग्राम होगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? सही है। अच्छा, अब बताओ इसके बाद में क्या होगा? देखो, ये M1 M2 L1 L2 ना बिल्कुल सीधा इसके हिसाब से लिखा जाता है। जो यहाँ पर है ना, वही 1 और 2 हो गए। कभी अगर यहाँ पर M नहीं होता तो हमें यहाँ पर M भी नहीं लिखना है, ये तरीका होता है, ठीक है। अब बोलो आगे क्या है? L1 की वैल्यू क्या किस में होगी? सेंटीमीटर में। वेरी गुड। अरे जो L2 है इसकी वैल्यू क्या होगी? मीटर में, ठीक है। और जो T1 है इसकी वैल्यू किस में है? सेकंड को खाली ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो T2 है इसकी वैल्यू क्या होगी? ये भी सेकंड होगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी। तो ये तो आपने लिखे हैं इसके मान, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? इसमें फॉर्मलाइज करते हैं। मैं इसके पेज के 2 हिस्से कर देता हूँ, ठीक है, और आपको इसके नीचे लिखना है, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो थोड़ा मैं उधर लिखूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब तो जो फॉर्मूला है, इसमें जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा बताओ? N2 बराबर N1, और यहाँ पर बोलो M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये तो फॉर्मूला लगेगा, सेम वही लगेगा। इसमें तीनों क्यों लगे हैं? क्योंकि इसमें तीनों है, M भी है, L भी है, और साथ में क्या है आपका? P भी है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, अब इसके बाद में इसका मान रखना शुरू कर दीजिए। तो मैं इधर थोड़ा स्पेस कम है, या फिर ये तो आपने लिख लिया है ना ये वाला, तो ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर आप इसको बाद में लिख देना, क्योंकि फिर ये पूरा सवाल आएगा नहीं, दिक्कत कर देगा तब, ठीक है। मैं इसको सीधी लाइन कर देता हूँ, मात्रा का आप खुद लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ही लिख लिया होगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, N को इक्वल टू, N1 का वैल्यू बताओ। अरे यहाँ पर बीच में इक्वल नहीं आएगा, ये गलत लिखा था फॉर्मूले में, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁸ सही है। अब बताओ कि M1 की वैल्यू क्या है? ग्राम अपॉन क्या आएगा? ग्राम अपॉन में आएगा किलोग्राम, और पावर कितनी है? -की। वेरी गुड। अब बताइए, सेंटीमीटर अपॉन, वेरी गुड, क्या आएगा? सेंटीमीटर अपॉन में मीटर। पावर कितनी? बी का मान, अरे मीटर है, 3 है, सही है। अब T1 की वैल्यू बताओ। ये तो सेकंड अपॉन सेकंड है, खाली ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और पावर कितनी है? -2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई ना। मान कैसे रखे समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखिए N2 इक्वल, यहाँ पर क्या हो गया है? 6.67
इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8। ठीक है, अब बताओ कि क्या करना पड़ेगा, ग्राम तो सेम रखेंगे है ना। अब हम क्या करेंगे, जो किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, आप पहले से करते आ रहे हैं, 100 नहीं होते हैं, 1000 होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पावर कितनी है, माइनस की 1 है। ठीक है, अब बताओ कि ऊपर सेंटीमीटर तो सेम रखेंगे हम, नीचे क्या है, मीटर है। तो बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखो इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है या फिर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम। यदि आप इनमें कंफ्यूजन है ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समझिए बात को। इनमें किसी भी कीमत पर कंफ्यूजन नहीं होना, ये तो आपके हाथों पर होना चाहिए कि भाई इसमें इतना होता है, सीधा ना। ठीक है, अब बताओ ये क्या है, सेकंड, इससे क्या आ जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 1 की बात कितनी होती है, माइनस के 2। ये बताओ कि यहां तक हमने क्या लिखा है, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब हम इसको काटेंगे हैं, देखो यहाँ पर ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, 1 बच गया। यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1 बच गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एंटो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8। अब बताओ जी यहाँ पर क्या बचा है, 1 बटे में 1000, पावर कितनी है, माइनस की 1। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बटे में 100, पावर कितनी है, प्लस की 3, और ये कितना आएगा, 1 की पावर माइनस 2 है। तो जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मतलब क्लास में बताया था, यदि आपको याद होगा, यदि 1 की पावर चाहे माइनस की हो चाहे किसकी हो, प्लस की हो, हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। कितना आता है, ये गलती कभी भी मत करना कि यदि 1 की पावर कहीं पर -2 या -3 लिखी तो आप -3 लिख देंगे, फिर -2 लिख देंगे, समझिए। अगर 1 की पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे कितनी पावर हो, तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब देखो एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी इस सवाल में भी तुरंत, वो क्या मिलेगी, थोड़ा ध्यान से देखिए, कि बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो एन टू इक्वल, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एन टू इक्वल क्या आएगा, देखो ध्यान से देखिए, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसको बताओ क्या करेंगे, इसकी पावर है माइनस की 1, क्या है, अगर प्लस की 1 होती तो आप सीधा लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, 1/1000। ठीक है, लेकिन जब पावर माइनस की 1 है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो बताइए क्या होगा, सोच के बताओ, थोड़ा थोड़ा लगाए दिमाग, कि जब पावर माइनस की 1 है, उसमें पिछले साल में तो आया था, वहां पे नहीं किया था, अभी जो सवाल करवाया था, जो पिछली क्लास में सवाल हुआ था अभी, हाँ, तो -2 का आपने क्या किया था पिछली, नहीं आपने इसका अर्थ किया, वो बात सही है। सवाल ये है कि जब पावर माइनस की 1 है तो तब कैसे सोल्व करते हैं। देखिए अब मैं आपको बड़े काम की बात बता रहा हूं, हालांकि पिछली क्लास में भी ये बात बताई गई है। ठीक है, वो क्या बताई गई, ध्यान से सुनो। जब भी पावर माइनस की 1 हो, यहाँ पर सबसे पहले इस पावर को हम प्लस की करेंगे सोल्व करने के लिए। तो देखो आपको इतना पता है कि नीचे किसी की पावर माइनस की हो, अगर उसको ऊपर ले जाते हैं तो किसका जाती है, वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर जब पूरे की पावर -1 हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो भी अंदर की वैल्यू है ना, दोनों को उल्टा कर दो। क्या कर दो, दोनों को, मतलब जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर है वो नीचे कर दो, यानी कि उनको क्या कर दो, उल्टा कर दीजिए। और जब ऐसी कंडीशन बनती है कि जब इसको उल्टा कर देते हैं तो पावर जो माइनस की वो किस में हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ये नियम होता है। कैसे, देखो दे, यानी कि आपको क्या करना है, 1000 और बटे में क्या करना है 1, और पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। जब इसको उल्टा करेंगे तो सेम पावर किस में हो जाती है, वो प्लस में हो जाती है, नियम होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो 3 है, तो 3 वाले को क्या लिखेंगे बताओ, बोलो, इसको क्या लिखेंगे, 1 की, देखो 1 की पावर 1 का मतलब तो 1 ही आएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया, 100 की पावर 3, समझ गए, क्योंकि 1 की पावर 3 कर लोगे तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ही आएगा, तो ये 100 की पावर 3 आएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, अभी तक तो आ रहा होगा ये,
ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या होगा, ध्यान दीजिए, n2 इक्वल टू ये हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 गुणा पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताओ कि 1000 को हम क्या 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? मैंने बताया था ना, एक के पीछे जितनी जीरो होगी उसकी पावर उतनी ही हो जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और ये 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा ये 1 ये बोलो कितनी हो जाएगी 10 की पावर, देखो यहां पर 100 है ना, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी हो गई है 3। समझे क्या किया हमने, 100 को हमने क्या लिख दिया है 10 की पावर 2 और इसको क्या कर दिया हमने ऊपर 3 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? तो यहां तक तो आपने लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है। मैं इससे आगे थोड़ा इधर बता रहा हूं क्योंकि नीचे जगह कम है, ठीक है, इधर बता रहा हूं इसको मैं, यहां तक नोट कर लीजिए बड़े ध्यान से। और इसके बाद हो गई इधर, उसका इसके बाद का हिस्सा इधर आएगा, ठीक है। तो n2 के इक्वल में हो गया आपके पास में 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 और इनटू में कितना आ गया है 10 की पावर ऊपर आ है 3, कितना है इसकी एक में करेंगे तो ये आएगा 21 में ये सेम आएगा। ये बताओ कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 है और की पावर भी 3 है, तो ये कितना मान आएगा बताओ, 6 आएगा। पता है ना इस बारे में, क्योंकि जब पावर होल में अंदर होती है, ऊपर 3 लिखा हुआ है, 4 कुछ भी लिखा हो, ऐसी कंडीशन में तो घातों की आपस में क्या जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ये नियम आपको पता होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। मुझे बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही ना, सही है सब? अच्छा अब बताओ क्या आएगा, n2 बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेम रखो, ये 10 की पावर 6 है ना, ये प्लस की तो बजाय किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे 3 माइनस 6, तो कितना बचेगा 3 प्लस का कि माइनस का, प्लस का बचेगा ये तो, हाँ क्योंकि 6 क्या है बड़ा है, 3 माइनस 6 है ना, 3 तो प्लस का है 6 माइनस का है, बड़ा दोनों में से कौन सा है 6 माइनस का, तो इसलिए बचेगा क्या हमारे पास में माइनस का 3 माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है वही हमारे पास में क्या होती है बचती है, ठीक है। तो क्या बचेगा माइनस का 3, क्लियर है? तो बताओ क्या होगा यहाँ पे n को बराबर 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितनी रहेगी, ये -8 है -3 है, तो कितनी हो जाएगी दोनों जुड़ जाएगी आपस में, क्योंकि गुणा में घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है। अब ये नियम है सीधा, तो बोलो कितनी बचेगी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11, प्लस की कि माइनस की, माइनस की, क्योंकि चिन्ह किसका है माइनस का है, तो 10 की पावर कितनी आ गई है माइनस की 11 आ गया हमारे पास में n2 का मान। तो बस लास्ट में आपको क्या लिखना अतः, क्या लिखना है अतः जो g इक्वल टू क्या आया है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11, और ये हो गया हम केस में जहां पर डाइन था वहां पर क्या लिखा जाएगा, अब जा न्यूटन, क्या लिखा जाएगा n का मतलब क्या है न्यूटन, और जहां पर सेंटीमीटर था यहाँ पर क्या लिखा जाएगा मीटर स्क्वायर, और जहां पर ग्राम था वहां पर क्या लिखा जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। और ये क्या आ गया आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आया है, ठीक है। तो ये सवाल बड़ा अच्छा है अगर देखेंगे तो आप, है ना, पिछले वाले से थोड़ा टफ है ना, हल्का सा, टफ भी नहीं है, बस तरीका वही है, बस थोड़ी सी इसमें क्या है कैलकुलेशन क्या है कुछ ज्यादा है ना, इतनी सी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब देखो अब तक जो आपको सवाल करवाए जा रहे थे ये तो बड़े इजी लेवल के सवाल, अब मैं चाहता हूं कि इसी क्लास में आपको एक नेक लेवल का सवाल करवा दूं, है ना। भले ही वो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है सवाल, लेकिन वो सवाल अक्सर जो आप नीट का एग्जाम देते हैं, जेईई एडवांस का एग्जाम देते हैं, या भविष्य में आप यदि एलटी टीचर बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं जैसे मैं हूं, तो वो वहां पर आता है, ठीक है। इस टाइप का सवाल कहाँ पर आता है, इस बड़े कॉम्पिटिशन में आता है। मैं चाहता हूँ कि जब सेम इसी बेस का सवाल है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद है कि आगे चल के आप लोग भी क्या नाम नेट की तैयारी करेंगे ना, नहीं करेंगे तैयारी करेंगे ना, तो उसमें वो सवाल आता है ना, और ये सवाल मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। वो बहुत अच्छा सवाल है, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। मात्रकों, है ना, क्या बताओ, मात्रकों की एक नई
प्रणाली है ना का प्रस्ताव किया गया है। ये तो सवाल है। आगे, जिसके द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम कोमा लंबाई का मात्रक मीटर तथा ये बीटा ऐसे बनता है, ध्यान रखना। अल्फा कैसे बनता पता है ना, बीटा कैसे बनता है, बी बना के थोड़ा उसकी टांग खींच देते हैं, ये क्या होता है, बीटा होता है, समझ गए, मीटर तथा समय का मात्रक गामा सेकेंड। साइन में खाली ऐसे लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, ये नई प्रणाली है, ठीक है। आगे क्या है बताओ, इस नई प्रणाली में, ठीक है, इस नई प्रणाली में 5 जे फोर जूल, जे फोर क्या आता है, जूल, अच्छा, का माप क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और आपको क्या करना है, ये सवाल सेम सोल्व करना है और आपको बताना है इसमें 5 जूल का माप क्या होगा। ये सवाल इस टाइप का कॉम्पिटिशन में आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया सवाल है, नेक और आपके जे एडवांस के लेवल का सवाल है। एल के प्रवक्ता में तो खैर ऐसे सवाल अक्सर आते ही है, कई बार कॉम्पिटिशन में आ भी चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल को बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखो, चलो लंबाई किसमें है, वो किसमें है, वो तो सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले क्या देखो कि हमें जो हमारे पास में भौतिक राशि है वो कौन सी है, सबसे पहले वो पहचानना है, वो कौन सी है, ये रही यहाँ पर, क्या है, 5 जूल, क्या है, 5 जूल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जूल किसका मात्रक है। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा पहले ही क्लास में, याद है कुछ, जूल किसका मात्रक था, जिसमें जब हमने 1 न्यूटन को अर्ग में बदला था, हो गया था वो सवाल। उसके बाद में फिर हमने क्या किया था, 1 जूल को, 1 न्यूटन को तो हमने डायन में बदलवा था, याद होगा आपको, और 1 जूल को हमने किस में बदलवा था, अर्ग में। तो फिर मैंने आपको बताया भी होगा कि जूल किसका मात्रक है, यदि आपको याद होगा तो बताइए। तो ये सवाल जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है और अब हम आप लोगों को इसको हल करवाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सवाल नेट और जे एडवांस लेवल का सवाल है, इस टाइप के सवाल प्रवक्ता और एलटी के पेपर में भी आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। करने का तरीका वही है जो हमने आपको पहले बताया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, देखो मैंने आपको जैसे कि पहले सबसे पहले इसमें देखना है कि दिया क्या है हमें, 5 जूल, और जूल किसका मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का। आपकी इच्छा है कि चाहे तो आप उसको कार्य लिखिए, चाहे आप उसको ऊर्जा लिखिए, मैं ऊर्जा लिख रहा हूँ क्योंकि कार्य मैंने पहले भी लिख लिया था। तो ऊर्जा E बराबर कितना हमारे पास में, 5 जूल, क्योंकि ऊर्जा को हम E से डिनोट करते हैं। अब जो दिया है उसकी विमा लिखिए, E की विमा, जैसे कि जो नियम है सेम आपको नियम के अनुसार चलना है। तो E की विमा क्या होती है, आप सभी को पता है, ml k की पावर -2, ml स्क्वायर होती है, ml स्क्वायर k की पावर -2, क्योंकि ml t की पावर -2 तो बल की होती है, ठीक है। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही अवश्य होगा। अब हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, इधर लिखेंगे हम पहली पद्धति, क्या लिखेंगे, पहली पद्धति, और इधर क्या लिखेंगे हम, दूसरी पद्धति, दूसरी पद्धति, ठीक है। इसमें एम के सीजेस नहीं लिखना है क्योंकि दोनों के मात्रक अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, N1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, N2, जो नियम है वही चलेगा सेम। N1 की वैल्यू क्या है, 5 है, फिर क्या आएगा आपके पास में, M1, इसकी वैल्यू क्या है जी, आपको पता है कि किलोग्राम होगा, और L1 की वैल्यू क्या होगी, मीटर होगी, और T1 की वैल्यू क्या होगी, सेकंड होगी। सेकंड को खाली ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर आप पूरा लिख दीजिए SEC, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे, N2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालनी है। M2 की वैल्यू क्या है, हमें दे रखी है जी, क्या दे रखी है, ये रहा जी, अल्फा किलोग्राम, सही है। और L2 की वैल्यू कितनी है जी, कितना दिया हमें, देखिए ध्यान से, बेटा मीटर है, सही है।
T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, गामा सेकेंड है। तो ये तो हमारे पास में हो गई है वैल्यू। अब हमने इसकी वैल्यू तो लिख ली है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि इसके बाद में हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने का वही तरीका है, इसके बाद ये पेज होगा इसका सेकंड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप इसको हम कैसे लिखेंगे। अब सूत्र लगाइए आप, जो आपका फॉर्मूला है क्या है, n2 बराबर n1 और आगे क्या है m1 अपॉन में m2 की पावर a, फिर आगे क्या है l1 अपॉन l2 की पावर b, और फिर क्या है k1 अपॉन k2 की पावर c, ठीक है। इसमें एमआईटी तीनों लगेंगे। n1 की वैल्यू क्या है जी आपके पास में, ये रही, कितनी वैल्यू है जी 5, वेरी गुड। इसके बाद में m1 की वैल्यू यहाँ पर किलोग्राम है और m2 वैल्यू अल्फा किलोग्राम है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से रखना, कभी आप अल्फा ना लिखो और सारा काम गलत हो जाए। तो इसकी वैल्यू एक ही हमें साफ साफ दिखा देंगे, यहाँ पर एक वैल्यू है, ठीक है। आगे चलिए L1 की वैल्यू क्या है, ये रही जी क्या है मीटर है, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा भी है और साथ में मीटर भी है। इसकी वैल्यू कितनी है दिखा दे रहे हमें साफ साफ 2 है, कितनी वैल्यू है 2, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू ये रही जी कितनी है सेकंड है, कितनी वैल्यू जी T1 की सेकंड, और इसकी वैल्यू क्या है गामा सेकंड है, क्या है गामा और साथ में क्या है सेकंड। गामा को ध्यान से बनाना जैसे बना है, कभी आप कुछ और तरीके से बना दो और ये अच्छा भी ना लगे। सी की वैल्यू तो -2 है ही है, वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसको आगे देखिए, ठीक है। तो अब देखिए n2 बराबर किलोग्राम से किलोग्राम गया, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड गया, सब ऊपर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। 5 से में कितना बचा है जी 1 अपॉन अल्फा, पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर क्या बचा जी 1 अपॉन बेटा, पावर कितनी है 2, और यहाँ पर कितना बचा जी 1 अपॉन गामा, पावर कितनी है -2, ठीक है। चलिए आगे n2 बराबर 5 तो सेम रहेगा, ये क्या आ गया आपके पास में 1 अपॉन अल्फा, ये कितना आ गया जी 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ये क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसी स्थिति हो उल्टा कर दो, तो ये माइनस की वैल्यू किसकी हो जाएगी अपने आप ही प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो ऊपर जाएगा तो गामा हो जाएगा गामा स्क्वायर, और नीचे बचेगा सिर्फ एक का स्क्वायर एक ही आता है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो n2 बराबर क्या हो गया जी आपके पास में 5 गामा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप फाइनली इसको क्या भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको लिखना है 5 अल्फा की पावर -1 गामा स्क्वायर, नहीं पहले अल्फा बीटा गामा के रूप में, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर भी 2, ये भी लिख सकते हैं आप इसको, है ना। क्योंकि ये हमने ऊपर इसको लेके गए हैं, तो आपको पता है कि पावर किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो फाइनली आपके पास में आंसर क्या है, अतः करके भी लिखना आपको अवश्य है। क्या है जी आपके पास में जो 5 जूल है वो बदला है आपके पास में 5 अल्फा की पावर -1 बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2, इसमें बदला है ये, ठीक है। तो यही क्या होगा जी आपका आंसर। चाहे आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बशर्ते हैं कि ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो सवाल है ये है आपका इम्पोर्टेंट, अधिकांश आएगा कॉम्पिटिशन में, यदि आप किसी कॉम्पिटिशन को देना चाहते हैं। तो इस प्रकार का सवाल बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना है, इस प्रकार का सवाल बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना है। सेम यही सवाल आपको और करना है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल वो इसी के आधार का सवाल है, और आप इस सवाल को अवश्य करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपसे ये सवाल सही हुआ है या नहीं हुआ है। यदि सवाल में कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे कि सर हमसे सवाल नहीं हुआ है। अगर नहीं होगा तो इस सवाल को हम आपको सोल्व करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पहले स्वयं इसकी एक बार कोशिश करनी है, क्योंकि वो भी सवाल आपके पास में बिल्कुल सेम सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को करेंगे भी अवश्य। अगर आप चाहे तो मैं इसको बोर्ड पर भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें फालतू में टाइम वेस्ट होगा, आपको सीधा मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इसके बाद ये सवाल करने के पश्चात में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए। जो आपके पास में पहला उपयोग है, इस पहले उपयोग पर जो आधारित जितने भी सवाल हैं आपको वो करने हैं।
ताकि आपका पहला उपयोग बहुत अच्छा हो जाए और साथ में कंपटीशन में कोई भी सवाल आ जाए ये ताकि आप उसको अच्छे से हल कर सकें। इसके लिए आपको, मुझे लग रहा है कि आपकी स्क्रीन पर आपको सभी सवाल दिखाई दे रहे होंगे और देने भी चाहिए, क्योंकि हम, और यदि आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा फास्ट चल रही है तो आप इसको पॉज कर करके सवाल अपने लिख लीजिए और आप सभी सवालों को हल करिए और हमें बताइए कि आपके क्या क्या आंसर आए हैं, क्योंकि सवालों के नीचे उनके आंसर भी लिखे हुए हैं। तो आप हमें बताएंगे कि क्या आपका आंसर मैच किया है या नहीं किया है। आंसर मैच करना भी अति आवश्यक है, तो इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान रखिए कि आपका आंसर भी मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा कुल मिलाकर पहला उपयोग समाप्त हो जाता है। अब हम अपने दूसरे उपयोग की ओर चलते हैं। ठीक है, तो उपयोग नंबर 2, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इसमें क्या है, इसमें है किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना। क्या है उपयोग? किसी भी फॉर्मूले की सत्यता की जांच करना, यानी कि आपको कोई फॉर्मूला दिया गया है और आपको बता रहा है कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है। बस यही उपयोग है आपके पास में। नंबर 2, किसी सूत्र की सत्यता की जांच करना कि आपके पास जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वह सही है या नहीं। इसका मतलब ये होता है जब आप किसी फॉर्मूले की जांच करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो समझना कैसे है, देखिए विमाओं में एक चीज को हमेशा याद रखना है कि जब भी इस उपयोग को समझते हैं तो विमाओं का एक मुख्य नियम यह है कि समान विमाओं की भौतिक राशियां ही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, अदरवाइज ना तो वो जोड़ी जा सकती है और ना ही वो घटाई जा सकती है। नियम है विमाओं का। और इसको लिखने के लिए बस इसमें आपको एक ही लाइन लिखनी है जो मैंने आपको बताई है। इसके लिए लिखिए सभी, मैंने कहा था ना कि आपको साथ साथ लिखना है। इसके लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? बहुत से तो बोलेंगे सर हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि समान विमाओं की भौतिक राशियां ही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती है। ये है जिसका नियम। ठीक है, ये वैसे सिंपल एक नियम है, लेकिन मैं कह रहा था कि ये कॉम्पिटिशन में नहीं आता है। इसका एक एडवांस रूप है इसी दूसरे उपयोग का। ठीक है, वो कॉम्पिटिशन में आता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में आता है। हम वो एडवांस रूप में सोचा था कि तीनों नियम के बाद करवाओ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर करवा देना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं इसके तुरंत बाद करवाऊंगा उसको। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें जांच कैसे होती है। ठीक है, जांच के लिए आप एक पहला सवाल देखिए। सवाल आ गया है समीकरण, चाहे कोई सूत्र हो चाहे समीकरण हो, एक ही बात है। v बराबर u प्लस ए टी की विमाओं की सहायता से, सवाल इस टाइप से आता है, विमाओं की सहायता से सत्यता की जांच कीजिए। इतना लिखा होगा और फिर एक नीचे और लाइन लिखी होगी जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। ये पक्का लाइन लिखा होगा कि जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। अब कुछ कहेंगे सर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो v लिखा है आपको पता होना चाहिए कि v अंतिम वेग होता है। जो u लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि u प्रारंभिक वेग होता है। a लिखा हुआ है तो a का भी आपको पता होना चाहिए कि त्वरण होता है। t लिखा हुआ है तो t का भी आपको पता होना चाहिए कि ये समय होता है। ये तो इस लाइन का ये मतलब होता है। ठीक है, और इसकी आपको जब जांच करनी है तो हम आपको, क्योंकि सवाल पेपर में
केवल एक नंबर का आता है तो बड़े ध्यान से समझाएंगे हम आपको, ठीक है, कि वो एक नंबर का सवाल किस तरीके से आपको हल करना होता है। क्योंकि एक नंबर का है तो फालतू चीजें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, उतना लिखना है कि जितना लिखने से आपको एक नंबर पूरा मिल जाए, बात खत्म है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो आप लोग देखो, आपको इतना तो पता है ना कि ये दाया पक्ष होता है, सॉरी ये बाया पक्ष होता है और ये दाया पक्ष होता है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। इतना तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस यही तरीका है कि पहले इसकी विमा लिखो फिर इसकी विमा लिखो, दोनों बराबर आ गई तो सही है, नहीं तो गलत है। लिखो, देखिए वी, हाँ इसलिए आप सीधा लिखो कि वी की विमा, क्या लिखिए, वी की विमा। तो वी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है वेग होता है, तो वेग की विमा क्या होती है, एल टी की पावर -1। एंड अब इसकी लिखिए यू प्लस ए टी की विमा। अब इसकी लिखिए, तो u प्लस ए टी की क्या विमा होगी जी, देखो u भी क्या है, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, वेग है, तो एल टी की पावर -1 क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है। ए क्या है, त्वरण है, त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी की पावर -2। टी क्या है, समय है जी, समय की विमा क्या होती है, टी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया जी आपके पास में, एल टी की पावर -1, और यहाँ पर भी क्या हो गया जी, एल टी की पावर -1 ही बचेगा। समझ गए होगे आप कैसे बचेगा। आप देखो क्या ये दोनों विमाएं सेम आ चुकी हैं, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि समान विमाओं की भौतिक राशियां ही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती है। क्या दोनों विमाएं सेम है, बिल्कुल सेम है ना। अब देखिए इनको जोड़ने का तरीका क्या है और घटाने का तरीका है, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये सबसे मुख्य बात है इसकी, क्योंकि ये बीजगणित से थोड़ा हटके नियम हो गया। जो नियम आपको बताएंगे आप कहेंगे सर ऐसा तो हमने गणित में कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन ये विमाओं के लिए स्पेशली है। जैसे कि अगर आप बीजगणित में पढ़ते हैं तो x प्लस एक्स क्या होता है, आप सभी जानते हैं 2x होता है, और x माइनस एक्स क्या होता है, सभी जानते हैं 0 होता है, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। लेकिन विमाओं के केस में क्या होता है, विमाओं के केस में x प्लस एक्स एक्स ही रहेगा, उसमें 2x नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार से x माइनस एक्स भी x ही रहेगा, 0 नहीं आएगा। बड़े कमाल की बात है, यानी कि समान विमाएं आपस में अगर जुड़ेगी तो दोनों में से एक लिखा जाएगा, अगर घटेगी तो तब भी दोनों में से एक ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप उसको काट के 0 लिख दोगे, ये विमाओं का स्पेशली नियम है, इसको बड़े ध्यान से समझना है कि चाहे बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, एक ही बार लिखा जाएगा, उसको 2 भी नहीं कर सकते, उसको 0 भी नहीं कर सकते, ये विमाओं का स्पेशली नियम है, ठीक है। तो इस केस में आप बताइए मुझे, जब इन दोनों को जोड़े, दोनों सेम सेम है, तो क्या सामने 2 आएगा, नहीं ना, तो क्या आएगा सिर्फ एल टी की पावर -1, क्योंकि मैंने बताया है अगर बीच में माइनस होता तो तब भी एल टी की पावर -1 ही आता, यही नियम है स्पेशली, ठीक है। तो अब देखिए क्या दोनों की दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि वी की विमा, किसकी विमा भाई, वी की विमा किसके बराबर है, u प्लस ए टी की विमा के बराबर है। बराबर आया ना दोनों विमा, तो बाद में क्या लिख देंगे, इसलिए सूत्र सत्य है, इसलिए सूत्र क्या है जी आपका, सत्य है, और बस आपकी जांच हो गई है और आपका एक नंबर पूरा हो चुका है, और इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है, क्योंकि सवाल केवल एक नंबर का है और एक नंबर में आपको इतना लिखने में केवल 1 मिनट ही लगनी चाहिए, इससे फालतू बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। इसी के आधार पर चलो मैं आपको एक सवाल का साथ में और बता देता हूं कि इस टाइप से भी क्या होगा, क्योंकि आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, और पेपर की दृष्टि से भले ही इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आपकी कक्षा 11 के लिए तो इम्पोर्टेंट ये है ही है, तो इसलिए इसके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको अभी इसके बारे में बताते हैं।
तो आपके सामने देखिए सवाल लिखा हुआ है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as की विमाओं की सहायता से सत्यता की जांच कीजिए जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अगर आपको पता होगा कि जो हमने पहला सवाल करवाया था वो गति का प्रथम समीकरण था, और यदि आपने गति के समीकरण पढ़े हैं कक्षा 9 में, अभी यहाँ पर तो आपने नहीं पढ़े क्योंकि अगले चैप्टर में आपके पास में आएगा, तो आपको पता होगा कि ये गति का तीसरा समीकरण है, और वो भी मंदन वाला, क्योंकि 4 प्रकार के समीकरण होते हैं, आपको पता होना चाहिए था ना। तो इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, करने का तरीका बिल्कुल वही है सेम। और आपको पता है कि v मैंने आपको क्या बताया, ये अंतिम वेग होता है, ये आपका प्रारंभिक वेग होता है, ये त्वरण होता है, और s यहाँ पर दूरी या विस्थापन होती है, ठीक है। तो अब एक बार इसको भी करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम किसकी विमा लिखेंगे, वी स्क्वायर की विमा। किसकी विमा लिखेंगे, वी स्क्वायर की विमा। और याद रखिए इससे फालतू बिल्कुल जितना मैंने बताया ना उससे ज़्यादा एक भी शब्द नहीं लिखना है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है, केवल उतना ही काम करना है। तो वी स्क्वायर की विमा यानी कि वी की विमा क्या है, एल टी की पावर -1 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और टी की पावर भी -2, क्योंकि घातों के आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। अब इसकी लिखिए जी, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 2as की विमा। किसकी, 2as की विमा। तो u क्या है जी आपका, ये भी वेग है, एल टी की पावर -1 की पावर 2 माइनस इस 2 का क्या करेंगे, जब भी आप विमाएं लिखेंगे तो कोई भी आंकिक मान नहीं लिखना है, याद रहे हमेशा। कोई भी आंकिक मान किसी भी विमा के सामने नहीं लिखना है, क्योंकि आंकिक मान की कोई भी विमा नहीं होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पर किसकी विमा, इसकी 2 की नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 की कोई विमा होती नहीं है, तो लिखना ही क्यों है इसको, सीधी सी बात तो है। तो सीधा किसकी लिखेंगे, ए की। और ए की विमा क्या होती है, एल टी की पावर -1, और एस क्या है, दूरी है, इसकी विमा क्या है, एल है। तो बताइए क्या आ जाएगा आपके पास में, एल स्क्वायर टी की पावर -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर एल के एल में हो गई है। अरे ए की विमा मैंने गलत लिख दी है, ए की विमा एल टी की पावर -2 होती है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, टी की पावर -2 ही आएगा। अब देख लीजिए क्या दोनों के दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। बीच में आ गया माइनस, तो क्या करेंगे, काट के 0 लिख दूं, नहीं ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया था यदि x माइनस एक्स भी होगा तो तब भी x ही आएगा। विमाओं में जब दोनों विमाएं सेम होती, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा 1 लिखा जाएगा। तो एक में से यानी कि दोनों में से एक विमा, एक मतलब एक संख्या नहीं, दोनों में से एक विमा लिखी जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर -2 लिख दिया हमने। अब बताइए कि क्या दोनों विमाएं सेम आई है क्या। अगर दोनों विमाएं सेम आई है तो समझ लीजिए आपका सवाल सोल्व हो गया। बस सीधा लिख लीजिए, चूंकि वी स्क्वायर की विमा इक्वल टू यू स्क्वायर -2as की विमा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, सूत्र सत्य है। बस आपका सवाल सोल्व हो गया है, और आपका 1 नंबर भी पूरा हो गया है। इससे फालतू आपको लिखना ही नहीं है। एक बात और समझिए साथ साथ में, सपोज कीजिए आप कोई सवाल कर रहे हैं, उसमें ये दोनों विमाएं सेम नहीं आई, तो तब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे नॉट इक्वल। क्या कर देंगे यहाँ पर, नॉट इक्वल, और यहाँ पर लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे यहाँ पर, असत्य है कि वी स्क्वायर की विमा इक्वल टू नॉट यू स्क्वायर -2as की विमा, तो इसलिए यह सूत्र क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये सब तब होगा जब किसी सवाल में ऐसा होगा, और आपके लिए ऐसा भी अवश्य होगा। इसके लिए हम आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है कि आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ सवाल दिखाई दे रहे होंगे। अब देखिए ये तो था इसका केवल दूसरे नियम का सिंपल यूजेज कि सिंपल यूज किस तरीके से होता है। अब हम इस नियम का आपको एडवांस यूज सिखाएंगे जो आपके कंपटीशन में आता है। मैंने कहा था ना कि सिंपल वाला तो एग्जाम में कंपटीशन में नहीं आता है, लेकिन इस उपयोग का जो एडवांस यूज है वो पेपर में आता है कंपटीशन में। चाहे आप नेट का एग्जाम दे, जेई का दे, एलटी का दे, प्रवक्ता किसका एग्जाम दे, सभी में आता है। दूसरा पेपर में तो जरूर आता है, कक्षा 11 के वहाँ तो जरूर आता है पेपर में निकालने के लिए। ये हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन वो तो जरूर आएगा, जो उसका एडवांस यूज है पेपर में जरूर आएगा आपको, ठीक है। तो अब हम इसका आपको पहले नियम का एडवांस यूज सिखाएंगे, सॉरी दूसरे नियम का एडवांस यूज सिखाएंगे कि
इसका उपयोग किस प्रकार से होता है समीकरणों में। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस दूसरे उपयोग का हम जो आपको यूज है वो अगली क्लास में सिखाएंगे कि इससे सवाल कैसे हल होते हैं और वो किस प्रकार के सवाल होते हैं जो बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं और बहुत ही एडवांस सवाल है, आपको बड़े अच्छे से सिखाएंगे। बस, तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। साथ ही आपसे हमारी से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में जो सवाल करवाए गए हैं कैसे लगे हैं, वो आपको लिए लाभदायक थे या नहीं थे, हमें ज़रूर बताना है। साथ में अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करना है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अन्य कोई आपके मित्र हो, लेकिन अवश्य करिए। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।